हम लोग एक साल में न दिखाकर हम उसको 5 साल 10 साल में राइट ऑफ करते हैं, मींस 5-10 साल में थोड़ा 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 करके दिखाते हैं। बॉटल को मैंने खरीदा ही है बेचने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, गुड्स। तो टाइम लेगा, जितना वो देरी करेगा उतने दिन का उस टाइम इंटरेस्ट भी लेंगे। सिंपल चीज है कर्ज, जो हमने बाहर वालों से उधार लिया है या फिर जहां पे हमको फ्यूचर में किसी को पैसा पे करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज से हम लोग क्लास 11 आईएससी का अकाउंट्स का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 में आएंगे। इसका नाम क्या है चैप्टर का, अकाउंटिंग टर्म्स। तो अगर हम जब तक टर्म्स नहीं समझेंगे तो हम लोग चैप्टर 1 को भी बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग सबसे पहले अकाउंटेंसी में आने वाले जो सारे टर्म्स है, क्योंकि इससे पहले आपने अकाउंट्स पढ़ा नहीं है तो बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो पहले हम लोग टर्म सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका चैप्टर 1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टर्म्स हमारे पास क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, देखो बिजनेस में बहुत तरह के एक्टिविटी होते हैं, पर वो एक्टिविटी जिसमें कैश का लेन देन हो रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ने आ रहे हैं, जा रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इनका भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को हम लोग अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हम लोग अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो पैसे हमको बच्चों से मिल रहा है और जो पेमेंट हम अपने टीचर्स को कर रहे हैं, मीन जहां पे कैश का लेन देन हो रहा हो, ठीक है, जहां पे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा हो, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को हमको अपने बुक में रिकॉर्ड करना है और उसी ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या हो गया, देखो इवेंट का मतलब हो गया आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन हम लोग पूरे साल कर रहे हैं उसका जो आउटकम आ रहा है, आउटकम मीन जैसे कि हमने पूरे साल बिजनेस किया और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमारा क्या हो गया, इवेंट। पूरे साल हमने बिजनेस किया तो एट द एंड ऑफ द जो स्टॉक मेरे पास बच गया, जो बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये भी है मेरा इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाउचर। वाउचर क्या हो गया, वाउचर मींस जिसको देख के एक अकाउंटेंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। एग्जांपल से समझो, जैसे अगर मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूं, तो अगर मेरा कंपनी का जो ओनर है वो मेरे को बोलेगा कि लो बाबू 2 लाख का सेल हो गया, रिकॉर्ड कर लो, 1 लाख का परचेस हुआ, रिकॉर्ड कर लो, तो हम उसकी बातों से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो मेरे को बिल नहीं देगा। क्या देगा, अगर परचेस रिकॉर्ड करना है तो परचेस बिल देगा, सेल्स हुआ है तो सेल्स बिल हम उससे मांगेंगे। तो वो वाउचर जिसको देख के हम लोग ट्रांजेक्शन को अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग वाउचर। समझ में आ रहा क्या बोले, वाउचर मींस क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको देख के हम लोग अपने बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे क्या हो गया, वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो गया कि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या हो गया कि जैसे कि जब हम अपने बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले जहां पर रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया हमने। जर्नल में क्या होता है कि हम लोग हर तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मींस क्या हो गया कि सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन है, सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन है उनका एक अलग हम लोग बुक बना दिए। जैसे परचेस को एक अलग जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल्स को एक अलग जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, सैलरी को अलग जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेंट को अलग जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंट, जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं और ये जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में और उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, तो क्लासीफाई करते हैं लेजर में। और जो उन्हीं सभी अकाउंट का जितने भी आइटम रहते हैं उन्हीं सबका नाम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट। जैसे कि हो गया परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ठीक है, जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और इसका जो ये है आपका, जैसे कि समझो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड एट वन प्लेस। लाइक नेचर मींस क्या हो गया कि जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन है उनको बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन है सब्सट्रैक्टेड एट वन प्लेस। देखो लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड एट वन प्लेस। ठीक है, अकाउंट जो होता है मेरा, उसका फॉर्मेट ऐसा होता है, 2 साइड होते हैं मेरे पास, एक साइड हो गया डेबिट साइड और इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, डेट
पर्टिकुलर जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये सेम चीज दोनों साइड में होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड हो गया डेबिट साइड और राइट साइड हो गया आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। समझ में आपको? तो इस तरीके से हम लोग सभी अकाउंट को जो सेम नेचर के हैं, जैसे परचेस, तो परचेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सबको हम लोग एक परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल मींस एज अ ओनर हम बिजनेस में जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना भी पैसा लगा रहे हैं, जितना भी एसेट लगा रहे हैं, वो सब हमारा क्या हो गया? कैपिटल, ठीक है। जैसे अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हम अपने ही घर पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा खुद का प्रॉपर्टी था, वहीं पे हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो पैसा मैंने लगाया था वो तो मेरा कैपिटल है ही, इंक्लूडिंग मेरे प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो भी क्या कहलाएगा? मेरा कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल मींस क्या हो गया? It refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise. Amount may be in the form of cash, goods or assets. अमाउंट का जो फॉर्म है वो कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है और एसेट्स में भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज दिया, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी मतलब समझो कि एसेट मतलब क्या हो गया? जो चीज आपने बिजनेस के नाम पे परचेज किया है, ठीक है। तो बिजनेस में जितने भी संपत्ति है, जितना भी एसेट्स है, ठीक है, अगर उससे हम लायबिलिटी लेस कर दे, लायबिलिटी मीन जो मैंने उधार में परचेज किया है। जैसे मेरे पास टोटल 100 रुपए की संपत्ति है, टोटल मेरे पास 100 रुपए का संपत्ति है, उसमें से मैंने 40 रुपया उधार दिया था, 40 मैंने किसी से कर्ज लेकर एसेट परचेज किया था। मींस मेरे एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो मेरे एसेट का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी मेरे कैपिटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ में आया कि अगर मैंने 100 रुपए का एसेट खरीदा, उसमें से 40 रुपए मैंने उधार लिया था, मैंने किसी से कर्ज लिया था, तो मेरा कैपिटल, मेरा खुद का पैसा कितना हो गया? मेरा खुद का पैसा हो गया 60 रुपया, ठीक है। तो हम लोग कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी भी बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या हो गया? जैसे देखो, एज अ ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाए कैपिटल, वैसे ही अगर आप बिजनेस का पैसा, बिजनेस का एसेट्स अपने पर्सनल चीजों पे खर्च कर रहे हो, ठीक है, अपना प्राइवेट एक्सपेंसेस बिजनेस के पैसे से पे किए, तो ये सभी चीजें क्या कहलाएंगी? आपकी ड्राइंग, ठीक है। any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payment made out of business funds are called drawing। एकदम सिंपल चीज है कि आप अपना पर्सनल खर्चा, कोई भी खर्चा तरह का टाइप का हो, अगर बिजनेस के फंड से कर रहे हो तो सब क्या कहलाएगा? हमारा ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस क्या हो गया? देखो, लायबिलिटी मींस सिंपल चीज है, कर्ज जो हमने बाहर वालों से उधार लिया है, या फिर जहां पे हमको फ्यूचर में किसी को पैसा पे करना है, उसी को बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस ये भी हो गया कि अगर मैंने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया कि हाँ भाई तुम पैसा दे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तो ये भी एक तरह क्या हो गया? लायबिलिटी। समझ आ रहा है? लायबिलिटी मींस जो मैंने किसी से उधार लिया है, ठीक है, और जो मैंने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया कि हाँ आप मेरे को पैसा दे दो, मैं आपका काम करके दे दूंगा, तो ये भी एक तरह का लायबिलिटी ही हो गया, जिसको बोलते हैं एडवांस इनकम। जैसे अगर हम लोग इंडियन रेलवे में टिकट बुक करते हैं ना टिकट बुक करते हैं 1 दिन बाद का, 2 दिन बाद का, 1 महीने बाद का, तो जब तक इंडियन रेलवे में हम लोग ट्रैवल ना कर ले, इंडियन रेलवे उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है, और जिस दिन हमने ट्रैवल कर लिया, उसने हमको सर्विस दे दिया, उसके बाद ही वो पैसा उसका इनकम होता है, ठीक है। लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो गया? एसेट माइनस कैपिटल। देखो, मेरे पास 100 रुपए के एसेट्स है, इसमें से 60 रुपए मेरा है, तो मैंने कितना उधार लिया होगा? हमने 40 रुपए उधार लिए होंगे, ठीक है ना। जो चीज वहां पे समझे तो वही सेम चीज यहाँ पे, अगर 100 रुपए का संपत्ति है, 60 रुपए मेरा है, तो 40 रुपए क्या हो जाएगा? मैंने मार्केट से उधार लिया, ठीक है। अब आते हैं, लायबिलिटी को हम लोग 2 तरीके डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या हो गया? जो हमारे ओनर का पैसा है, जो मेरे ओनर ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस के लिए, वो भी क्या है? एक लायबिलिटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जो ये बोलता है कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और ये कौन बोलता है? ये बोलता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये हम आगे जाके चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, जहां पे हमको ये बताया जाता है कि ओनर और बिजनेस दोनों दूसरे से क्या है? सेपरेट है, और हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इसीलिए जो भी पैसा मेरा ओनर मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी हमारे लिए क्या है? तो वो भी हमारे लिए लायबिलिटी है,
और इस तरह के लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, और वो पैसा जो हमने बाहर वालों से उधार लिया है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो पैसा मेरे पास आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आया? लायबिलिटी दो तरह का, इंटरनल जो ओनर ने पैसा लगाया है, एक्सटर्नल जो बाहर से मैंने उधार लिया है। ठीक है, अब लायबिलिटी को हम लोग और भी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि लायबिलिटी होता है दो तरह का, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या हो गया? वो लायबिलिटी जिसको हमको पे करना है आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब जिसको इस ईयर में पे नहीं करना है, वो लायबिलिटी सारे क्या हो गए मेरे? नॉन करेंट लायबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। और वो लायबिलिटी जिसको हमको विद इन अ ईयर पे कर देना है, विद इन 12 मंथ्स पे करना है, वो क्या कहलाएगा? हमारा करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या हो गया? हु बिलोंग्स टू यू, जिसके ऊपर पूरा अधिकार है। ऐसा कोई भी सामान जिससे आपको फ्यूचर में कुछ पैसे आएंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, वो सभी चीजें क्या कहलाएंगी? आपकी एसेट्स। ठीक है, एसेट्स एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन और इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड्स द अमाउंट ड्यू इट फ्रॉम अदर्स। अगर कोई किसी से हमको पैसा भी मिलना है ना फ्यूचर में, तो भी मेरा क्या है? एसेट्स। एसेट मतलब क्या हो गया? जहां से हमको फ्यूचर में कुछ इनकम, कुछ फायदा या फिर पैसा मिलने वाला है, वो सभी चीजें क्या है? हमारी एसेट्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल enable a business enterprise to get cash और benefit in future or as an asset। मतलब जहां से फ्यूचर में या तो पैसा मिलने वाला है इंटरप्राइज को, या फिर कैश मिलने वाला है, या फिर कोई फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स। एसेट्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट क्या हो गया? जो जिससे मेरे को लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत समय बाद पैसा कन्वर्ट होने वाला है, जो संग संग कन्वर्ट होने वाला कैश में नहीं है। और करेंट एसेट क्या हो गया? ऐसा वो चीज, ऐसा सामान जिससे हमको विद इन अ ईयर मेरा पास कैश कन्वर्ट हो जाए। एसेट का मतलब क्या समझे थे? जहां से फ्यूचर में पैसे आने वाले हैं, पर वो पैसा जो एक साल के अंदर आएगा, वो क्या है? मेरा करेंट एसेट। और वो पैसा जो मेरे पास आफ्टर 1 ईयर मेरे पास आएगा, वो सब हो गया मेरा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में भी दो एसेट्स है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या हो गया? जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सभी चीजें क्या होगी? टेंजिबल। और इनटेंजिबल क्या हो गया? जिसको हम लोग देख छू नहीं सकते हैं, इस तरह के एसेट्स को हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। और इसका एग्जांपल है गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। तो गुडविल क्या हो गया? गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहां से आपको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अगर आपका मार्केट में एक अच्छा नाम है, तो आपको फायदा होगा ना, वहां से आपको अपने नाम के कारण आपके स्टूडेंट मिलेंगे, आपको कस्टमर वहां पे अपने आप आएगा, क्योंकि आपका मार्केट में एक अच्छा वैल्यू है, अच्छा नाम है। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। फिर है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। देखो, ये जनरली कोई एसेट नहीं होता है, बट इसको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स कोई एसेट नहीं होता है, इसको हम लोग जस्ट एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि हमने कुछ खर्च किया, हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर, उसके लिए बहुत हमने एडवर्टाइजमेंट किया, बहुत मार्केटिंग किया, तो ये सारे खर्चे को ना हम लोग एक साल में न दिखाकर हम उसको 5 साल 10 साल में राइट ऑफ करते हैं। मींस 5-10 साल में थोड़ा 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 करके दिखाते हैं। जैसे अगर मैंने खर्चा किया 1 करोड़, तो पूरा 1 करोड़ हमने एक साल में न दिखाकर, एक ईयर में न दिखाकर, हम लोग क्या किए? उसको 10 साल में बांट दिए। हर साल 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह के आइटम को हम बोलते हैं फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट, जो कि एसेट नहीं होता है, हम उसको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट मतलब वो एक्सपेंडिचर जो एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जनरली ये कोई एसेट नहीं होता है, इससे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं रिसिप्ट। तो देखो, रिसिप्ट होता है दो तरह का। रिसिप्ट होता क्या है? मेरा एक बिजनेस है, तो मेरे पास पैसे जो आ रहे हैं, वो मेरे लिए क्या है? रिसिप्ट। मेरे पास पैसे दो तरीके से आते हैं, एक तो जो डेली आता है, डेली आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, वो क्या हो गया? मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। और वो एक ऐसा रिसिप्ट जो कभी कभी आता है, मतलब बहुत समय बाद आ रहा है, या फिर लाइफ में सिर्फ एक बार आता है, वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, फिर से समझो अच्छे से। रिसिप्ट का मतलब क्या? जहां से पैसा आ रहा है, जहां मेरे पास बिजनेस पैसा आ रहा है। मेरे पास पैसे दो तरह के आते हैं, एक पैसा जो सिर्फ एक बार आएगा, एक पैसा जो सिर्फ एक बार आता है लाइफ में, एक बार, हो गया कैपिटल रिसिप्ट। और एक पैसा जो रेगुलर आ रहा है, रेगुलर, जिसको बोलते हैं रिकरिंग नेचर, जो रिकरिंग नेचर का है, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, डेली आएगा, वीकली आ सकता है, मंथली आएगा, ईयरली आएगा, इसको बोलते हैं रिकरिंग, जो बार बार आएगा। और ऐसा खर्चा जो सिर्फ एक बार, तो जो पैसा मेरे पास रेगुलर आएगा, बार बार आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
रेवेन्यू रिसिप्ट, और ऐसा इनकम जो ऐसा रिसिप्ट जो सिर्फ एक बार होगा, जो एक बार के ज्यादा हो नहीं सकता, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। एग्जाम्पल से समझो, अच्छे समझ में आएगा। जैसे अगर मेरा एक स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में एडमिशन फीस एक बच्चे से कितना बार मिलेगा? अगर कोई स्टूडेंट है, उस पर्टिकुलर एक उस स्टूडेंट से मेरे को एडमिशन फीस कितने बार मिलेगा? एक बार मिलेगा, तो वो हो गया उस स्कूल के लिए कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू क्या हो गया? जो हर महीना उससे हम लोग क्या ले रहे हैं? फी ले रहे हैं, मंथली फी ले रहे हैं, ठीक है, हर साल या हर 3 महीने पे सेशन फीस ले रहे हैं, ये सब क्या हो गया? मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये भी हो गया अगर हम अपने एसेट को बेच दिए। मेरा बिजनेस का मेन काम क्या है? गुड्स सेल करना, ठीक है, जो मेरा मेन ऑपरेटिंग इनकम है, जो मेन काम है मेरा करना। जैसे अगर मेरा काम टीचिंग है, तो टीचिंग के थ्रू जो इनकम आ रहा है सब मेरा क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। पर अगर मैंने अपना एसेट बेच दिया, जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरा एसी जो है वो का नीड नहीं है, अब इसी को हम सेल कर देते हैं, तो मैंने अपने एसी को बेच दिया, और उसमें उससे जो पैसा आया कम आया ज्यादा आया वो नहीं, जिससे जो पैसा आया वो सब मेरा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। जैसे एक एसेट को हम एक ही बार बेच सकते हैं, जैसे मेरा ये बोर्ड है, अब हमको नया बोर्ड खरीदना है, तो मैंने इस बोर्ड को सेल कर दिया, ठीक है, तो इस बोर्ड को सेल करने से जो पैसा आएगा कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा ना, एक बोर्ड को तो एक ही बार सेल कर पाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो एग्जांपल भी दिया है, कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल क्या है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। मींस हम अपने एसेट्स को बेच के या इन्वेस्टमेंट को बेच के जो पैसा मेरे को मिल रहा है वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट हो गया। या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर, अगर जो पैसा मेरा ओनर लगा रहा है, पार्टनर लगा रहा है या फिर शेयर शू करके आ रहा है, वो भी मेरा कैपिटल रिसिप्ट हो गया। और अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, अगर हमको लोन के थ्रू भी पैसा आ रहा है तो मेरा क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गया? देखो, मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स बेच के जो पैसा मेरे को आ रहा है वो मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट। कमीशन एंड फीस रिसीव फॉर सर्विस रेंडर्ड, हम कमीशन और फीस रिसीव कर रहे हैं, हमने किसी को सर्विस दिया उसके बदले में कमीशन और फीस ले रहे हैं, वो भी मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से मेरे को इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिल रहा है, वो भी मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब आते हैं खर्चों के बाद। खर्चा क्या होता है? बिजनेस को मैनेज करने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी पैसे हम लगा रहे हैं वो होता है मेरा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है दो तरह का, कैपिटल, रेवेन्यू, ठीक है। देखो एक बार समझो इसको, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स और सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा है कि एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट। अगर हम कोई भी पैसे किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, और हमारा पर्पस क्या है? एक्वायरिंग एसेट्स, या तो एसेट्स खरीद रहे हैं या गुड्स और सर्विस के लिए हम जो पैसा किसी को पे कर रहे हैं, वो है मेरा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है दो तरह, खर्चा भी होता है, जैसे रेवेन्यू इनकम दो तरह का था ना, रिसिप्ट दो तरह का था, वैसे खर्चा भी दो तरह का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम लोग अपने एसेट्स को अक्वायर करने के लिए कर रहे हैं, हम अपने अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्शन यूनिट के लिए कर रहे हैं, तो ये सारे खर्चे क्या हो गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लाइफ में एक बार होगा। मींस एक मशीनरी हम एक ही बार खरीदेंगे, हम दूसरा मशीनरी खरीद सकते हैं बट वो मशीनरी तो एक ही बार खरीदेंगे ना, एक पर्टिकुलर मशीन तो एक ही बार खरीदेंगे, तो वो क्या हो गया? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, हर महीना कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, ये सब क्या है? मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेगुलर हो रहा है, इसका नाम है रेवेन्यू। मींस वो रिकरिंग नेचर का है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर का है, होते रहेगा, या तो हर दिन होगा, या हर महीना होगा, या हर साल होगा, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसा एक्सपेंडिचर जो सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद दोबारा नहीं होगा, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल हो गया जब हम अपने लिए एसेट परचेस करते हैं, तो वो है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक और है उसी के साथ मिलता जुलता, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेफर्ड रेवेन्यू जो होता है ना, जनरली रिकरिंग नेचर का ही होता है, ये बहुत सारे बुक में नहीं भी रहता है डेफर्ड रेवेन्यू, बट फिर भी समझो आपको इसको कि डेफर्ड रेवेन्यू क्या हो गया? ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर ही होता है, पर इसका बेनिफिट जो है ना वो एक साल से ज्यादा के लिए होता है। समझ में आया? नहीं आया? जैसे एक ऐसा खर्चा जो वन टाइम नहीं है, जो बार बार होता है, लेकिन मतलब हर साल या हर महीना या हर दिन नहीं होता है, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट
4 से 5 साल से 6 साल तक रहता है। इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, लेकिन जो उसका बेनिफिट है वो काफी समय के लिए रहता है। ठीक है, वो क्या मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आता है एक्सपेंस। तो देखो एक्सपेंस मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल समझ लो। हम वो सारे खर्चे जो ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करते हैं उसी को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही होता है मेरा एक्सपेंस। ठीक है, expense is the cost incurred in producing and selling of the goods and service. According to the Finney Miller, expenses is the cost of use of things or service for the purpose of generating revenue. हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, जो डेली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, वो सब हो गया मेरा एक्सपेंस। और इस एक्सपेंस को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस। चलो एक बार इन सब कुछ एक साथ समझाते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो मैंने 100 रुपए खर्च किए, मैंने एक प्रोडक्ट परचेस किया, अच्छा कॉस्ट है 100, 100 रुपए मैंने खर्च किए। ठीक है, तो कॉस्ट को हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उस 100 रुपए के सामान को हम लोग 120 में सेल कर दिए, तो ये मेरा सेल्स हो गया, या फिर इसको हम लोग रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोलो या फिर रेवेन्यू बोलो, बातें किया। जब तक एक्सपेंडिचर वर्ड नहीं जुड़ा है, मींस रेवेन्यू मींस क्या होता है, सेल। ठीक है, तो मेरे को 120 रुपए मिला, ये हो गया मेरा रेवेन्यू। अब जो 20 रुपए का फायदा हुआ ना, इसको हम लोग बोलेंगे इनकम, इसको हम लोग इनकम, इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनकम। ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे कि प्रॉफिट का ये डेफिनेशन है कि प्रॉफिट का बात जब भी होगा ना, पूरे एक पीरियड का बात होगा। अगर एक दिन का फायदा है तो उसको हम लोग प्रॉफिट ना बोल के उसको हम लोग इनकम बोलेंगे। ठीक है, और पूरे साल का जो फायदा है, पूरे साल का जो इनकम है, इसको बोलते हैं टोटल इनकम, उसी को बोलेंगे प्रॉफिट। समझ में आया? प्रॉफिट का बात तब होगा जब पूरे एक पीरियड का बात होगा। एक दिन का एक आइटम के फायदे को हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग इनकम बोलेंगे। ठीक है, अब आता है लॉस। तो अगर इस प्रोडक्ट को हम लोग 100 रुपए के प्रोडक्ट को हम लोग अगर 80 में सेल किए होते तो जो 20 रुपया हुआ वो मेरा क्या हो गया, लॉस। लॉस के साथ कोई भी भेदभाव नहीं, चाहे वो लॉस एक दिन का हो चाहे वो रेगुलर का हो, ये मेरा लॉस ही है। ठीक है, इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, एक्सपेंस तो हो ही गया था, लॉस हो गया। अब आते हैं गेन। तो गेन भी एक तरह का इनकम प्रॉफिट जैसा ही टर्म्स है, लेकिन गेन जनरली यूज होता है अगर हम अपने एसेट बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने जो बोला था ना कि मैंने ये बोर्ड सेल कर दिया, अब इस बोर्ड को बेच के जो फायदा हुआ, मेरे को इस बोर्ड को बेच के 2000 का फायदा हुआ, तो इस 2000 को हम लोग बोलेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम अपने फिक्स एसेट को सेल करके जो मुनाफा कमाए हैं वो होता है मेरा गेन, क्योंकि ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। इस बोर्ड से जो फायदा हुआ, इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, तो उस तरह के फायदे को हम लोग बोलेंगे गेन, उसको हम लोग प्रॉफिट या इनकम नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग अ कोर्ट केस और एप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे कि मेरे एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, मैंने एक जमीन लिया था, ठीक है, मैंने एक जमीन लिया था और मेरे जमीन के बगल में एयरपोर्ट खुल गया, तो क्या हो गया, उस जमीन का वैल्यू बढ़ गया, तो मेरा क्या हो गया, गेन। ठीक है, अब आते हैं परचेस। तो परचेस से पहले एक टर्म समझ लो, गुड्स। गुड्स क्या होता है? अगर कोई भी गुड्स, कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं और उसका मोटिव रहता है उसको सेल करना, कोई भी सामान खरीद रहे हैं इसका मोटिव क्या है, सेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। मीन जिसको मैंने खरीदा ही है बेचने के लिए। ठीक है, जैसे ये बॉटल, इस बॉटल को मैंने खरीदा ही है बेचने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, गुड्स। कि वो मेरे लिए क्या है, गुड्स है, कि मैंने उसको खरीदा ही है सेल करने के लिए। ठीक है, और जब भी उस गुड्स को हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग गुड्स नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे परचेज। जब भी हम लोग उस गुड्स को खरीदेंगे
उसको क्या बोलेंगे? परचेस। उसको हम लोग गुड्स नहीं बोलेंगे। जब भी हम लोग उस गुड्स को खरीदेंगे तो हम अपने अकाउंट में एडजस्ट जब करेंगे तो परचेस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, न कि गुड्स से। और उसको अगर रिटर्न करेंगे तो परचेस रिटर्न। सेम अगर उस गुड्स को बेच दिए, उस गुड्स को हम लोग बेच दिए तो क्या है वो मेरा? सेल। ठीक है। और अगर वो रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न। ठीक है। देखो क्यों ये बता रहे हैं कि जब भी हम एसेट खरीदते हैं ना तो हम एसेट का नाम लिखते हैं, हम वहां पे परचेस नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेस लिखेंगे। जैसे अगर हम अपने कोचिंग के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए अगर एसी परचेस कर रहे हैं तो हम वहां पे मेंशन करेंगे एसी, हमने एसी परचेस किया। लेकिन जब गुड्स खरीदेंगे तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर ऐसा कोई भी सामान खरीद रहे हैं जिसको मेरा पर्पस है सेल कर देना, तो जब वो खरीदेंगे तो हम परचेस अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम परचेस कर रहे हैं जिसका मोटिव है यूज करना, ठीक है, तो उसको हम लोग उस आइटम का नाम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब आते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि जो गुड्स मेरे एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं स्टॉक। जैसे अगर हम आपसे बात करेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितना गुड्स बचा है तो क्या बोलेंगे? कितना स्टॉक ऑफ गुड्स बचा है। ठीक है। और अगर बात करेंगे कि ओपनिंग ईयर में, साल के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक ऑफ गुड्स था आपके पास, क्या बोले? कितना स्टॉक ऑफ गुड्स था आपके पास। तो उसको बोलेंगे, जब भी हम किसी पर्टिकुलर डेट पे गुड्स की बात करेंगे तो वहां पे मेंशन क्या करेंगे? स्टॉक, कि कितना स्टॉक ऑफ गुड्स है हमारे पास। स्टॉक जनरली दो टाइप का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। साल के स्टार्टिंग में जो गुड्स है मेरे पास वो बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और एट द एंड ऑफ द जो गुड्स बचा हुआ है मेरे पास वो बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब आते हैं इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री भी एक तरह का स्टॉक ही है, लेकिन इन्वेंट्री वर्ड जनरली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। वो बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लोग इन्वेंट्री टर्म यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास तीन तरह का आइटम होता है। पहला, इन्वेंट्री इन रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मींस पहले उन्होंने रॉ खरीदा, अब उस रॉ को वो लोग क्या कर रहे? प्रोसेस कर रहे। जब तक वो प्रोसेसिंग फेज में है वो क्या है? मेरा वर्क इन प्रोग्रेस। और जिस दिन वो बन के फिनिश गुड्स बन गया, मतलब क्या हो गया? वो फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स। समझ में आ रहा है? जैसे आप रॉ मटेरियल आपको किसी स्कूल में या किसी कोर्स में डाल दिया गया, तो आप क्या थे? रॉ मटेरियल। अब साल भर का वो कोर्स चला, मीन्स ठोक पीट के आपको क्या बनाया जा रहा है? आपको एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो आप क्या हो? जब तक आपको ठोका पीटा जा रहा है, मतलब क्या हो? वर्क इन प्रोग्रेस। जिस दिन आप बन के कंप्लीट हो गए, आप क्या बन गए? आप फिनिश गुड्स। ठीक है। वही है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी कुछ गुड्स खरीदते हैं डायरेक्ट बेच देने के लिए, तो उसको लोग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या है? रिसीवेबल मतलब जहां से पैसा आएगा। रिसीवेबल मतलब रिसीव होगा। ठीक है। रिसीव मतलब क्या हो गया? पैसा मिल गया। और रिसीवेबल मतलब पैसा रिसीव होगा। ठीक है। तो है ट्रेड रिसीवेबल। हमने कोई बिजनेस किया है और इस बिजनेस के थ्रू मेरे को पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, उसी को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल दो तरह का होता है, डेटर और बिल रिसीवेबल। देखो हम गुड्स बेच रहे हैं, तो में से जो खरीदने वाला मेरा क्या है? कस्टमर। और अगर वो कस्टमर उसने उधार में गुड्स खरीदा तो उसको हम लोग क्या बना देते हैं? डेटर। ठीक है। जो में से उधार में गुड्स खरीदेगा वो क्या है? हमारा डेटर है। ठीक है। और अगर मेरे को लग रहा है कि ये आदमी टाइम पे पैसा नहीं देगा, हम बोले भाई तुम लिख के दो, तुम एक महीने बाद पैसा दोगे, तो डेटर क्या बन जाएगा? बिल रिसीवेबल। ठीक है। देखो द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव फ्रॉम देम। ठीक है। और जहां से हमको पेमेंट रिसीव होना बाकी है। ठीक है। दे स्टिल ओ सम अमाउंट ऑफ बिजनेस, जहां से कुछ पैसा मेरे को मिलना बाकी है। ठीक है। जहां पे हम लोग क्या करते हैं? गुड्स सेल किए हैं, रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। और दे स्टिल ओ सम अमाउंट टू बिजनेस, और जहां से हमको कुछ पैसा अभी भी मिलना बाकी है, उसको बोलते हैं डेटर। बिल रिसीवेबल क्या होता है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु draw it and get it back after the acceptance from the drawee. Thus bill receivable is an accounting terms for business bill of exchange drawn on debtor or received by way of endorsement. ठीक है। The amount specified in such a bill is receivable at a future date. तो बहुत कुछ अजीब सा दिया, आपको लगा क्या बोल दिए,
देखो बिल रिसीवेबल प्रोडक्ट चैप्टर है, वो आप इसको अच्छे से समझेंगे। सिंपल समझो में समझो कि जैसे कि अगर हम क्रेडिट में बेचते हैं ना, तो हम एक जब भी उधार लेते हैं तो हम एक टर्म्स बात करते हैं कि चलो 1 महीने में पैसा दे देना। जनरली लोग दे देते हैं, बट बहुत लोग होता है जो 1 महीने में ना देगा, 1.5 महीने में देते हैं, 2 महीने में देते हैं, पर हमको उनके साथ बिजनेस करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एक बिल ड्रॉ करते हैं, एक लिखित में ले लेते हैं, आई हैव टू पे ₹10,000 टू कुंदन सर, और उनसे साइन करवा लिए। समझ में आया? तो अब वो बिल दिखाएंगे तो मेरे को पैसा मिल जाएगा। अगर उसने टाइम पे पैसा नहीं दिया, हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, और जितना वो टाइम लेगा, जितना वो देरी करेगा, उतने दिन का उससे हम इंटरेस्ट भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि बिल रिसीवेबल सेम है ट्रेड पेबल जहां पे हमको पैसे देने हैं। तो जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं तो वो मेरे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर। जैसे कि हम जिसको बेच रहे हैं वो डेटर, और जिसे खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर। और अगर वो मेरे नाम पे बिल ड्रॉ किया है तो हम क्या कहलाएंगे, उसके लिए बिल्स पेबल, कि इस बिल्स के बदले मेरे को पैसे पे करने हैं। गुड्स बात मैंने पहले ही कर दिया था। कॉस्ट बहुत तो पहले ही हो चुका है। कॉस्ट क्या हो गया कि अगर हम वही कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स या सर्विस को यूज करने के लिए जो पैसा पे कर रहे हैं वही हो गया मेरा कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन द एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विस। जो गुड्स और सर्विस के लिए जो पैसा हम पे कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट। ठीक है, फिर है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसमें जो कम पैसा पे करना पड़ रहा है वो है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट होता है 2 तरह का, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या हो गया, जो हम लोग सभी को देते हैं, खुले दिल से सबको देते हैं, लो ये है मेरा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हो गया, जो हम सभी को दे रहे हैं कि लो भाई ये डिस्काउंट लो। जैसे क्या हो गया, अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, रहता है ना 50% ऑफ, 70% ऑफ, इसे जो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट, टू अट्रैक्ट आवर कस्टमर। हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के जो डिस्काउंट देते हैं वो है मेरा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और फिर आता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या हो गया, जो डिस्काउंट जो हम अपने कलेक्शन को इंप्रूव करने के लिए देते हैं। जैसे समझो कि जैसे मैंने उधार में मार्केट में फ्रूट बेचा है, ठीक है, सबको समय दिया 2 महीने पैसे देने के लिए, लेकिन अगर मेरे को पैसे का नीड पड़ा, हम सबको क्या चाहिए, फोन लगाए कि भाई पैसा अगर तुम हमको दे देगा ना 1 महीने में, तो तुमको 5% का डिस्काउंट देंगे। ऐसे कितना दिए, 2 महीने का। तो अभी क्या बोले कि अगर 1 महीने में पैसा दे दिए तो 5% का डिस्काउंट। अगर ऐसे मैंने 100 लोगों को फोन किया तो कुछ लोग होंगे जो 5% के लिए पैसा पहले दे देंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट, इसको बोलते हैं टू इंप्रूव आवर कलेक्शन। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का मेरे बुक में कोई एंट्री नहीं होता है, पर कैश डिस्काउंट का हमारे बुक में एंट्री होता है। क्यों होता है, ये भी हम लोग जब जनरली पढ़ेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो सारे टैक्स मिल के अब एक टैक्स बन के नाम है जीएसटी। ठीक है, कुछ मेन टॉपिक खत्म हो चुके हैं, अब छोटे मोटे 2-4 चंद टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी समझ लेते हैं। पहला क्या है, एंट्री। जब ट्रांजेक्शन हमारे बुक में रिकॉर्ड हो गया तो क्या बोलेंगे, एंट्री। ठीक है, जब ट्रांजेक्शन हमारे बुक में रिकॉर्ड हो गया तो ट्रांजेक्शन बिकम एंट्री। बैड डेट, बैड डेट मींस मैंने उधार में गुड जिसको बेचा और वो क्या निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर वो ऐसा हो गया कि अब उससे पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता है, इसका डेथ हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, अब वहां से पैसा मिलने वाला नहीं है, उसी को बोलते हैं हम लोग बैड डेट। ठीक है, कि डेटर जो है वो बैड हो गया, बैड डेट। फिर है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मींस अगर कोई पर्सन अपना लायबिलिटी पे नहीं कर सकता है, जैसे अगर उसका उधार 1 लाख का है और उसका संपत्ति 60,000 का, घर का संपत्ति सब बेच के भी 60,000 का ही है, मीन्स वो पूरा पैसा पे नहीं कर सकता है, तो वो क्या है, इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या कौन सा है, जो अपना सारा लायबिलिटी पे कर सकता है, मीन्स उसका उधार 1 लाख का है उसके पास 5 लाख, तो वो सॉल्वेंट है। स्टोर्स, तो स्टोर क्या होगा, कुछ ऐसा मटेरियल जिसको हमने परचेस किया है यूज करने के लिए, सेल करने के लिए नहीं। ठीक है, जिसको मैंने यूज किया है कभी कभी यूज करने, लाइक स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट ऑयल, इस तरह की चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत रखता है साइड में कि चलो कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, रेवेन्यू बात हो गया, सेल को ही बोलते हैं। रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मींस द इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, किसी भी सोर्स से पैसा आता है तो क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मतलब जो मेन ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, लाइक सेल, मेरा बिजनेस का मेन क्या है, सेल है, तो सेल से जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन है। अब आता है एंटिटी। एंटिटी मींस क्या हो गया, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एक इकोनॉमिक यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं एंटिटी, और एंटिटी ही ये बताता है कि बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मींस
एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स। ठीक है, टर्नओवर पूरे साल के सेल्स को हम लोग बोलते हैं टर्नओवर। समझ में आया? सेल्स क्या हो गया, जो गुड्स बेच रहा है पूरे साल का सेल्स का बात हो गया, बोले उसको टर्नओवर। लाइफ स्टॉक, अगर डोमेस्टिक एनिमल का हमारा बिजनेस है तो उन सबको हम लोग बोलेंगे लाइफ स्टॉक। इन्वेस्टमेंट मीन्स हम अपने बिजनेस का पैसा किसी और के बिजनेस में लगा रहे हैं, किसी जमीन पे लगा रहे हैं जहां से हमको एक रेवेन्यू जनरेट हो सके, इनकम जनरेट हो सके, उसी को बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट करो, जो भी डाउट होगा उसको आपको कमेंट में बिल्कुल भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।